Very good morning, students. So welcome back to our history class once again. Now, शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने मैसेज में भी आप सबको पूरे क्लास को मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमें रोज का जो भी मैं होमवर्क, चाहे मैं ओरली दे रही हूँ यहाँ पे या चाहे मैं वहाँ पे मैसेज में लिख के दे रही हूँ, तो आपको वो सिंसियरली करना है और मुझे पोस्ट करना है। मुझे सिर्फ 4-5 बच्चों के ही होमवर्क अब तक आए, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी है दोनों डिविजन्स के बच्चे हैं हमारे, तो सबके मुझे होमवर्क उस दिन के अगले क्लास से पहले मुझे वो होमवर्क आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करना है मैसेज में, ठीक है? वरना आपको एज पर स्कूल गाइडलाइंस मुझे आपको एब्सेंट मार्क करना होगा। तो जैसे अगर स्कूल शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपने होमवर्क नहीं दिया है, इसका मतलब है आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की है, तो मुझे मजबूरन फिर आप लोगों को एब्सेंट मार्क करना होगा। एंड आपको पता है अगर एब्सेंट मार्क करोगे तो इसका मतलब है आपने स्कूल अटेंड नहीं किया है, ठीक है? तो ऐसे ना हो, इस उसका ध्यान आप रखोगे। ओके, तो हमने उस दिन लेसन 2 में वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड व्हाट फर्स्ट वी वेर इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप एंड इंडिया का क्या कनेक्शन है। जैसे यानी मॉडर्न पीरियड में जैसे हमने देखा है कि कैसे हिस्ट्री में जो चीजें हुई थी यूरोप में देखी थी हमने पिछले इसमें, अब हम देखते हैं यूरोप और इंडिया के बीच में क्या कनेक्शन थे या क्या क्या उसी दौरान यूरोप में जब कुछ हो रहा था तो इंडिया में भी उस दौरान क्या हो रहा था। तो उसलिए हम लोगों ने पहले देखा था कि पहले हमने पीरियड ऑफ रिनाइसेंस देखा हुआ है। पीरियड ऑफ रिनाइसेंस जो मिडिवल पीरियड में शुरू हुआ उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स कहाँ कहाँ शुरू हुए थे। तो रिलीजियस रिफॉर्म यानी रिलीजियन में जो जो आइडियोलॉजीज थी, जो जो घिसे पिटे उनके जो भी प्रथाएं थी, उसमें क्या क्या चेंजेस, उनमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस लाए, उसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। जैसे हमने देखा कि ऑटोमन टर्क्स जो थे उन्होंने कॉन्कर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल को। तो उन्होंने क्या किया था, एशिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड रूट, जो व्यवहारिक रूट्स थे, दैट दे स्टॉप्ड इट। एंड देन व्हाट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि उन लोग हमें हमारे यहाँ आने के लिए, इंडिया एशिया की तरफ आने के लिए यूरोप को क्या हुआ, अलग अलग उनको ट्रेड रूट्स यानी अलग अलग रास्ते, सी रूट ढूंढने पड़े। उस वजह से क्या हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। बहुत सारे सेलर्स थे जिन्होंने शुरुआत की 15th सेंचुरी से, यानी 14 एडी में बार्थोलोमियो डायस आए थे, पोर्चुगीज सेलर जो इंडिया के खोज में आए थे, बट वो पहुंच नहीं पाए और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो आज केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है वहां तक पहुंचे, उनके उसके टिप पे। देन आफ्टर दैट इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस वो अपनी जर्नी इंडिया के तरफ आने लगे, लेकिन वो वेस्ट की तरफ पहुंचे, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। वेस्ट कोस्ट से जो उन्होंने शुरुआत की थी वो ईस्टर्न कोस्ट अमेरिका के पहुंच गए। ओके, और फाइनली जिसको जो सेलर को सक्सेस हासिल हुआ, तो उन्होंने कौन से थे वो, 1498 में एडी में पोर्चुगीज सेलर वास्को द गामा, he managed to sail past Cape of Good Hope and he reached to Indian coast in Calicut. Okay, then we also learnt about intellectual revolution which took place in Europe ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड, यानी जो भी घिसी पिटी प्रथाएं थी, इग्नोरेंस थी, ब्लाइंड अंधविश्वास थे, उन सब से बाहर निकलकर व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड वाचिंग इट इन अ क्रिटिकल वे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल द चेंजेस वर एड्रेस्ड एज इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। ओके, देन वी आल्सो सीन कि हमारे फर्स्ट पेज पे जो हमने देखा था, दैट वी सीन आल्सो अबाउट द ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, जिनकी वो पेंटर के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी महारत मास्टरी जो थी वो स्कल्पचर में भी थी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक एंड एस्ट्रोनॉमी। लेकिन उनकी सबसे मान्यता जो पेंटिंग है, जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है, दैट इज मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। देन आफ्टर दैट वी आल्सो हैव सीन the American War of Independence. What happened that time?
we have seen before that they had seen revolution in political sphere. Now before that whatever a king was doing, जो भी एक राजा कहता था वो आखिरी बात होती थी. लेकिन between 18th and 19th century it was known as age of revolutions because during this period parliamentary democracy took place in England. यानी जो एक लोकतंत्र है पार्लियामेंट द्वारा लागू किए हुए उसकी स्थापना होने लगी. एंड देन द बिल ऑफ राइट्स इन 1689, उसके वजह से क्या हुआ, जो एक राजा के पास थे वो धीरे धीरे लिमिटेशंस यानी कम होने लगे. देन और पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी वाज एस्टेब्लिश, यानी पार्लियामेंट को ज्यादा महत्व आने देने लगे थे वहां से. इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट डिड वी लर्न कि जब यूरोप में रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होने लगी तब क्या होने लगा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ने लगा. क्यों, किन से वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, तभी जो एक ब्रिटिशर्स जो लंदन से इंपीरियलिस्टिक यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो अमेरिका पर उन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई, कब्जा बनाया था. और इंग्लैंड उन्होंने जहां तक तभी 13 कॉलोनीज उन्होंने ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में बने. इनिशियली दे वर हैविंग नॉमिनल डोमिनेंस, यानी दे वर हैविंग बहुत ही कम उनके ऊपर प्रभाव था. लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जो ऑप्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस है यानी अपनी जो लोगों को परेशान करने वाली जो नीतियां थी और उन्होंने जो एक उनके ऊपर टैक्सेस कर लागू किए थे उस वजह से अमेरिका रिवॉल्ट करने लगा. एंड फाइनली जॉर्ज वॉशिंगटन लीडरशिप के अंडर उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ जंग छेड़ी और वो जीत भी गए और इसको नाम दिया गया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड फिर अमेरिका को फाइनली फ्रीडम मिली उनसे और डेमोक्रेसी के आधार पे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के आधार पे उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस में जो भी रेवोल्यूशन एक नई सोच आई, एक उजाग्रता आई, उसके बारे में बता रहे हैं. When did that happen? In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy. Now see the pronunciation, it's monarchy. And feudalism and established a republic. Monarchy means क्या? Monarchy means जो राजा महाराजाओं के जो एक शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की. ओके, तो उनकी अनजस्ट यानी उनकी जो है जो जस्टिस नहीं करती थी, जिनमें न्याय नहीं होता था, ऐसे जो उनकी राजाओं की नीतियां थी. एंड फ्यूडलिज्म अगेन ये होते हैं जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं या बड़े बड़े बहुत ही नामचीन खानदान जो होते हैं वो जिनका कंट्रोल रहता है ज्यादा, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं था. तो फ्रांस के लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ जंग छेड़ी, रिवोल्ट किया अगेंस्ट इनके मोनार्की के और फ्यूडलिज्म के जो अनजस्ट यानी उनकी जो अनफेवरेबल थी या उनके जो न्याय के खिलाफ जो नीतियां थी उसके खिलाफ. दिस इज नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. The French Revolution gave to the world 3 values of liberty, equality and fraternity. अब ये 3 चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव में आते ही आते हैं. What did the French give everyone? 3 French Revolution what did they give? 3 values. एक होता है लिबर्टी, दूसरा होता है इक्वालिटी और चौथा होता है फैटर्निटी. लिबर्टी का मतलब है लोगों को आजादी, इक्वालिटी का मतलब है समान हक एंड फैटर्निटी यानी भाईचारा. समझ में आ गई ये बात. अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. इन वर्ल्ड हिस्ट्री अमॉन्ग द पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. अब वर्ल्ड हिस्ट्री के नजरिए से अगर देखोगे तो जो भी पॉलिटिकल नीतियां हुई थी, रेवोल्यूशंस हुई थी, जागृता जो हुई थी, उसमें जो अमेरिकन वॉर है ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम देखते हैं हमारे भी संविधान में हमने थोड़ी बहुत फ्रेंच से ली है, थोड़ी बहुत हमने बातें अमेरिका से ली है, थोड़ी बहुत हमने ऐसे डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ से हमने
वो प्रीएम्बल जो बना है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, जो जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इन सब से हमने प्रेरित होके थोड़ी बहुत सारी अच्छी बातें ली हैं। ओके, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. In the latter part of 18th century, there were many technological innovations in Europe. There was production with the help of machines running on steam. The cottage industries were replaced by big factories. Machines came to be used instead of handlooms. Now what happened? Later part of 18 यानी 18th century के बाद वाला हिस्सा, later यानी बाद में. हम हमेशा कहते हैं ना, I'll tell you anything later. Later means बाद में. तो 18th century के जो बाद में का हिस्सा रहा, जो एक यानी इसका मतलब है अगर 1950 के बाद का जो हिस्सा रहा, देयर वर मैनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप. बहुत सारी तकनीकी उन्होंने खोजें की थी, इनोवेशंस खोज की थी यूरोप में. देयर वाज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन. तभी मशीन जो थे, दे वर रनिंग ऑन स्टीम. स्टीम इंजन आपने देखी होगी ना, ट्रेन की स्टीम गाड़ियां थी पहले जो स्टीम पे चलती थी, तो मशीन्स भी थे, उनको स्टीम के आधार पे उन्होंने शुरुआत की बहुत सारी चीजों को बनाना. देन एज जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो कपड़े की इंडस्ट्री जो होती है उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, वह रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज. अब जो कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है, जो कपड़े के छोटे मोटे जो जैसे हम बोलते हैं कारीगर होते थे, ये जो छोटी मोटी जो घर में करते थे या ऐसे घर के अंदर ही करते थे, जैसे वीवर्स होते हैं, ये सारे हैंडलूम विंडलूम जो होते थे, उन्होंने क्या किया, उनको किसने रिप्लेस किया, उनकी जगहों पे बिग फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्रियां आने लगी. मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स. अब जो हाथ से, हैंडलूम यानी हाथ से जो बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो हाथ से जो धागा बनाते थे, बुनते थे, तो चरखा जैसे चलाते थे, या दूसरी आप देखते हो वीवर जैसे करते हैं, उनके बजाय मशीन काम करने लगे. रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब रेलवेज भी हमने, जैसे मैंने पहले भी बोला था, स्टीम इंजन से होने लगी या स्टीमर इंजन से होने लगी, तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर से उधर सामान लेके जाने में एक जरिया बना. मोड यानी जरिया, जरिया बन गया. The age of machines began and that is known as industrial revolution. ये जो मशीन का एक दौर आने लगा, उसको बोलते हैं एज ऑफ मशीन, यानी मशीन का दौर जो आ गया, शुरुआत हो गई, उसको नाम क्या दिया गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Industrial revolution began in England and then spread in other parts of West. During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो एक दौर आ गया इंग्लैंड में, वो धीरे धीरे कहाँ स्प्रेड होने लगा, इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्ट के जो दूसरे कंट्रीज थे, उनमें धीरे धीरे वो फैलने लगा. और इस दौरान इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी. अब इंग्लैंड को इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा, बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, बढ़ोतरी हो गई. एंड केम टू बी डिस्क्राइब, और उनको क्या बोलने लगे वो, वर्ल्ड फैक्ट्री. अब इंग्लैंड छोटा सा देश था, लेकिन बहुत ही तकनीकी उन्होंने अपने अंदर जो बदलाव लाए, उस वजह से इतना छोटा होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना गया. Rise of capitalism. With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Okay? And फिर क्या, अब जैसे हमने पिछली ऊपर देखा था कि जैसे जैसे उन्होंने नए नए रास्ते खोजने शुरू किए कि यूरोप और एशिया के बीच में, तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे नए रास्ते खुल गए. एंड many traders came forward to trade with eastern countries through sea route. और इस वजह से लोगों के, बहुत सारे देशों के बीच में, जो ईस्टर्न रूट के देशों के बीच में बहुत सारी रास्ते खुलने के वजह से ट्रेड शुरू हुआ. It was not easy to carry out trade single-handedly and hence many traders came together and started trade. अब किसी एक इंसान या एक कंट्री या एक कस्बे से को ट्रेड यानी जो हमारे लेन देन है, जो व्यवहार है, वो कर नहीं सकते.
ऑब्वियसली हमें सबको साथ में आना पड़ा, तो इसलिए सारे कंट्रीज इकट्ठे आ गए। Thus there was a rise of many trading companies. इस वजह से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज नए नए खुलने लगे। ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज, ओरिएंटल मीन्स क्या, कंट्रीज विच आर सिचुएटेड एट द ईस्ट। तो जो ईस्ट एशिया, ओरिएंट यानी जापान को बोलते हैं ओरिएंट, जापान को ऑल्सो बोलते हैं ओरिएंट। तो ओरिएंटल कंट्रीज उस तरफ जापान के आसपास जो कंट्रीज जो भी थे उन सबको क्या होने लगा, वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब ये सारे जो उस वजह से क्यों जो रूट खुलने लगे उनके द्वारा ईस्टर्न कंट्रीज के उधर, तो इस वजह से वहां पे जो भी ट्रेड करते थे उनको मुनाफा होने लगा, उनके साथ जो भी ट्रेड करने लगे। Hence, European rulers started giving military protection and trade concession to these trading companies. And hence क्या होने लगा, अब यूरोप को भी समझ में आ गई बात कि अगर इनके साथ हमने ट्रेड किया, व्यवहार किया, तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बहुत सारी उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देना शुरू किया कि दूसरे एनिमी देश उनको जाके अटैक न करे। और उनको बहुत सारी उन्होंने ट्रेड कंसेशंस भी दिए, उनके बीच में जो भी व्यवहार होने लगे उसके ऊपर बहुत सारी चीजें उन्होंने उनको जैसे ऑफर देने लगे। आज के वर्ड्स में हम बोलेंगे ऑफर देते हैं। अब हम देखते हैं ना, जैसे अगर हमने आपको 50% ऑफ, या हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ तुमने किया तो हमें आपको 20 दिन ज्यादा क्रेडिट देंगे, आप उसको आराम से 6 महीने की क्रेडिट देंगे या ईएमआई की फैसिलिटी देंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने ट्रेड कंसेशन कर देने लगे इन कंपनीज को। दिस लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप। अब इसके वजह से क्या हुआ, आपस में उनका जो व्यवहार बढ़ने लगा, यूरोप को बहुत सारा धन हासिल हुआ। एक्यूमुलेशन यानी जमा होना, तो उनके जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो होने लगा यूरोप में। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स विच लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। अब क्या होने लगा, उनके पास अभी बहुत सारा धन जमा होने लगा इस सारे व्यवहार से, पैसे जो कमाए उन्होंने उन्होंने क्या किया, इन्हीं को अपना जो है कैपिटल, मुद्दल जिसे बोलते हैं कैपिटल जो है, वो उन्होंने वो जमा करने लगे। अब नेचुरली जो मुनाफा करेंगे फिर वही चीज वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकते हैं। तो उसी तरह होता है ना व्यवहार, तो ये व्यवहार उनका शुरू होने लगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लगा उस वजह से। एंड एक कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक मीन्स वो होते हैं जो जिनके पास होते हैं पैसे, और वो शुरुआत करते हैं अपना वो अपना धन लगाते हैं, राशि लगाते हैं, और वो फैक्ट्रियां। आज अगर हम देखते हैं रिलायंस, आज के दौर में अगर रिलायंस, टाटा, ये सारे होते हैं कैपिटलिस्टिक। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास होते हैं बहुत सारे पैसे होते हैं, तो इस वजह से खुद से ही अपनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, खुद से ही वो अपनी लगा सकते हैं किसी भी चीज में। अब जैसे हम कोई आम आदमी शुरू करता है तो उसके पास इतना राशि नहीं होती है, इतना धन जमा इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन ये जो ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उन्होंने अपने जो ट्रेड से जो भी पैसा इकट्ठा किया होता है, उनके पास इतनी धनराशि होती है कि वो खुद से ही अपनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, बना सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। राइट नाउ, कोलोनिज्म। कोलोनियलिज्म मीन्स क्या होता है, कोलोनियलिज्म मीन्स वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी। ठीक है, अब कॉलोनी जो हम ज्यादा करके ब्रिटिशरों को बोलते हैं वो कॉलोनियां बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक वो कंट्री होती है जो अपनी अपनी कॉलोनियां, अपनी अपनी चीजें वहां पे सेटअप करते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज के ऊपर राज शुरू करना करते हैं। फिर क्या होता है, जो पावरफुल कंट्री है, जैसे अभी तभी जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा देखा है, उनमें टेक्नोलॉजी होने लगी, बहुत बढ़ोतरी होने लगी, उनके पास पावर आ गई उस वजह से। तो इंडिया जो तभी बहुत ही एक क्या कहते हैं उसको, मासूम देश था, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन उनके पास उनके जैसे शातिरता नहीं थी। तो उनके पास क्या होने, मॉडर्नाइजेशन थी,
तो उन्होंने उसी का फायदा उठा के क्या किया, इंडिया पे 150 साल राज किया। क्योंकि इंडियंस जो थे उनके पास सारी तकनीक थी, उनके पास सारे साधन थे, लेकिन उनके पास वो छल कपट नहीं था, उनके पास वो तकनीक नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने, जो पावरफुल थे तभी इंग्लैंड, अ पावरफुल कंट्री ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ occupies another region and establish its political supremacy. ओके, सो इस वजह से क्या करते हैं, ये जो पावरफुल कंट्री होते हैं जिनके पास या तो पैसे, या तो मिलिट्री पावर होती है, या तो पॉलिटिकल पावर होती है, इसका फायदा उठाकर वो दूसरे ऐसे देशों पे अपना हक जमाते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कॉलोनिज्म, कोलोनियलिज्म। ओके, तो ये जो कोलोनाइजेशन होती है, ये आपको क्वेश्चन आंसर में हो गया, डिस्क्राइब और राइट अबाउट व्हाट इज कोलोनिज्म। तो कोलोनिज्म इज, ये जो है व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ इज कॉल्ड एज कोलोनिज्म। दिस टेंडेंसी ऑफ कोलोनिज्म लेड टू राइज ऑफ इंपीरियलिज्म अमंग द यूरोपियंस। जो यूरोपियन थे, इंपीरियलिज्म मीन्स क्या होता है, इंपीरियल वो होते हैं जो राजा महाराजाओं का रूल्स होता है, तो ये इनकी जो एक होल्ड होती है उस वजह से इंपीरियलिज्म, उनके रूल यूरोप में ज्यादा बढ़ने लगे। Now, what is imperialism? They will tell us in detail over here. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. अब ना कि सिर्फ एक दो कॉलोनीज, ये जो इंपीरियलिस्टिक राजा महाराजाओं की रूल्स होती है वो क्या होती है, अपनी पावर लेते हैं, उसका दुरुपयोग करके वो अपना जो है हक जमाते हैं, और बहुत सारी अपनी कॉलोनियां ऐसे गरीब देशों पे या उन देशों पे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं है या ज्यादा जो बर्दाश्त करते हैं उनके ऊपर अपना हक जमाते हैं। Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialistic aspiration of the European nation. अब इस वजह से जैसे एशिया में भी बहुत सारे कंट्रीज थे, और हमारा इंडिया, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट थे, ऐसे बहुत सारे देश थे जिन पे लंदन ने, ब्रिटिशरों ने कब्जा किया था अपनी कोलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म के एस्पिरेशन को लेके। मंशा, एस्पिरेशन का मतलब होता है मंशा, एस्पिरेशन, दिस वर्ड मीन्स मंशा। ओके, अपनी जो इंपीरियलिस्टिक मंशा थी ऑफ यूरोपियन नेशंस, उसको उनके इसमें वो बलि चढ़ गए। फेल प्रे मीन्स बलि चढ़ना, मासूम बलि चढ़ते हैं, तो ऐसे जो भी थे एशियन और अफ्रीकन कंट्री बलि चढ़ गए इनके इंपीरियलिस्टिक जो उनके एस्पिरेशंस थी। Now, imperialism of British East India Company in India. There was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India. The British established British East India Company in 16 AD to carry out trade of India. This company took permission of Emperor Jahangir and established its factory in Surat. The trade between India and England was carried out through this company. अब जैसे ब्रिटिश इंडिया हम सब जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने शुरुआत की थी, और इस वजह से क्या हुआ, उनको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो रही थी कि किसको इंडिया के ऊपर मोनोपोली यानी सोल, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल यानी मोनोपोली यानी उसका मतलब है सिंगल होल्ड, यानी अकेले का अधिकार। उस अकेले के अधिकार के लिए उनके बीच में कंपटीशन शुरुआत थी सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के बीच। लेकिन ब्रिटिशरों ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एस्टैब्लिश किया इन 16 एडी टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। लेकिन ब्रिटिशरों ने अपना हक जमा लिया इतने सारे कंपटीशन को तोड़कर। And this company took permission from Emperor Jahangir and established its factory कहाँ पे, इन्होंने किनसे, तभी एम्पेयर जहांगीर जो थे उनसे उन्होंने परमिशन लेकर सूरत में अपना जो है फैक्ट्री जमा लिया। The trade between India and England was carried out through this company. Now, struggle between English and French. अब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में क्या हो गया, एक स्ट्रगल, एक वॉर, एक उनके बीच में मन मुटाव शुरू हो गया। किस चीज के बारे में वो देखेंगे हम लोग। इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर राइवल्स, वो एक दूसरे के दुश्मन थे, राइवल्स का मतलब है दुश्मन।
इन द कंपटीशन फॉर ट्रेड इन इंडिया। वो दोनों भी दुश्मन थे, या ये कहो कि दोनों कंपटीटर्स थे एक दूसरे के, कि ट्रेड इंडिया में कौन करेगा, फ्रेंच करेगा, फ्रांस करेगा कि इंग्लैंड करेगा। ड्यू टू दिस देयर वर 3 wars fought between them which are known as Carnatic wars। इस वजह से क्या हुआ, उनके बीच में 3 ऐसे युद्ध लड़े गए जिनका नाम था कर्नाटिक वॉर्स। In the Third Carnatic War, England finally defeated France. Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India। अब इस वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने जंग जीत ली फ्रांस के बीच में के जो थे, और इस वजह से अभी उनका कोई यहाँ पे दुश्मन या कंपटीटर नहीं था। ठीक है। नाउ फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब इंडिया की जो कंपनी थी बंगाल की, उसकी कैसे फाउंडेशन हो गई वो बता रहे हैं। द बंगाल प्रोविंस was one of the most prosperous province in India. In 1756 AD, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal East India Company. Officers misused the trade concessions obtained from Mughal emperor in Bengal province। अब क्या हुआ, इनके बीच में जो ये जो बंगाल जो था तभी एक उनकी जो राजधानी थी तभी बंगाल की, उनमें क्या हुआ, इंडिया का सबसे प्रॉस्परस यानी सबसे डेवलप्ड माना जाता था, जिनका बहुत ही अच्छा उधर डेवलपमेंट हुई थी। तो इस वजह से जो सिराजुद्दौला थे 1756 में, वो जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ जब बातचीत की, उन्होंने बहुत सारा गैर फायदा, दे मिसयूज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने गैर फायदा मिसयूज किया, जो भी उन्होंने मुगल एम्पायर सिराजुद्दौला ने जो उनको दिया था। उन्होंने चलो एक अच्छाई या गुडविल समझो, उन्होंने एक आपसी समझौता के मध्य उनको बहुत सारी उन्होंने छूट दे रखी थी, कंसेशंस यानी ट्रेड छूट दे रखी थी उन्होंने, लेकिन उसका गैर फायदा उठाया। द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब। अब उन्होंने इतना उसका फायदा उठाया, कहते हैं ना जैसे किसी को उंगली देने को जगह दो तो पूरा हाथ पैर डाल के अंदर आ जाता है, तो उसी तरह बस इन्होंने भी फायदा उठाया। इन्होंने जो उन्होंने थोड़ी बहुत उनको छूट दे रखी थी, उन्होंने उसका गैर फायदा उठाकर उन्होंने पूरी तरह अपनी एक फोर्टिफिकेशन बनाई, अपनी एक पूरा एक वहाँ किला टाइप बनाया फैक्ट्री के आसपास। और कोलकाता फिर जो नवाब थे उनका परमिशन नहीं लिया इस वजह से। एंड हेंस क्या हुआ, अब सिराजुद्दौला जी को जब पता चला तो व्हाट डिड ही डू, हेंस सिराजुद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री ऑफ कोलकाता। उन्होंने उस फैक्ट्री का ही कब्जा किया कोलकाता का। दिस डिसकंटेंट इन इंग्लैंड, अब इस वजह से उनको अभी गुस्सा आ गया, दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड। रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइव्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी एंड आल्सो प्रॉमिस्ड टू मेकिंग द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन अभी उन्होंने क्या कूटनीति की, उनको अब गुस्सा आ गया कि इसने सिराजुद्दौला जी ने कैसे हमारे कब्जा किया हमारे किले के ऊपर जो हमारी फैक्ट्री थी। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे जो थे मीर जाफर करके, वो नवाब के चीफ कमांडर थे, उनकी आर्मी पे उन्होंने क्या किया, नवाब उनको उन्होंने पैसे दिए, घूस दिए, और उनको क्या किया, उनको अपनी तरफ कर दिया। एंड उनको क्या ये प्रॉमिस किया, वायदा क्या किया उनको, कि उनको अगला नवाब बनाएंगे बंगाल का। और डिवाइड एंड रूल तो हमेशा ब्रिटिशर करते आए, तो उन्होंने उनको इस झांसा दिया कि अगर तुमने उनके साथ गद्दारी की तो ना तो सिर्फ हमें आपको पैसे देंगे या हमें, लेकिन हम आपको कमांडर इन चीफ से डायरेक्टली हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे। Nawab Siraj-ud-Dawla and the British troop met at Plassey in 1756 AD. But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle and hence Siraj-ud-Dawla was defeated. अब जबकि वो कमांडर ही है, तो उन्होंने जब मना कर दिया जंग छेड़ना ब्रिटिशरों के खिलाफ, तो सिराजुद्दौला जंग वो हार गए, क्योंकि उन्हीं के आर्मी जो कमांडर के चीफ थे उन्होंने गद्दारी की थी, वो उनके साथ भेदी बन गए। तो बोलते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए,
तो बस वो उस वजह से सिराजुद्दौला हार गए। मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उनको ब्रिटिशरों ने वायदे के हिसाब से नवाब ऑफ बंगाल बना दिया, क्योंकि उनके लिए तो आसान था, जो अपना सुनता है। अब क्योंकि वो नवाब ऑफ बंगाल तो है, लेकिन वो उनके हाथ का कठपुतली बन गया, ठीक है। But later he started protesting against the British and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab. लेकिन अब क्या हुआ, नवाब जो मीर जाफर बने थे अभी बंगाल के, तो उनको समझ में बात आ गई ये ब्रिटिशरों ने मेरे साथ छल किया, तो वो भी उनके खिलाफ फिर आवाज उठाने लगे। तो ब्रिटिशरों ने फिर वही डिवाइड एंड रूल किया, उनके बीच में फिर फूट डाली। उन्होंने क्या किया, उन्हीं के जो दामाद थे, सन इन लॉ, जिनका नाम मीर कासिम थे, उन्होंने क्या किया, उनको अपने साथ ले लिया और उनको नवाब बना दिया। And Mir Qasim tried to put restriction on illegal trade of British and hence once again Mir Jafar was made of Nawab of Bengal. लेकिन क्या हुआ, फिर से जो मीर कासिम थे, उन्होंने क्या किया, जो इलीगल ट्रेड था ब्रिटिशरों का, उनके ऊपर रोक लगाना शुरू किया। फिर ब्रिटिशरों ने क्या किया, मीर जाफर जो थे, उनके जो फादर इन लॉ जो थे, फिर से उनको ही नवाब बना दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशरों ने अपने ही लोगों को अपने खिलाफ भड़काकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। To restrict the activities of British in Bengal, Mir Qasim, Sujauddaulah, the Nawab of Ayodhya and Mughal Emperor Shah Alam formed an alliance and ran a campaign. अब क्या किया, ब्रिटिशरों की जो एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए इन तीनों ने, जो मीर कासिम थे, जो मीर जाफर के जो दामाद थे वो, सुजाउद्दौला एंड नवाब ऑफ अयोध्या जो थे, और एंड मुगल एम्पायर शाह आलम जो थे, इन्होंने तीनों ने अपनी एक अलग उन्होंने टीम बनाई। एंड इन 1764 AD बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन बिहार। अब जो बैटल ऑफ बक्सर था बिहार में, ये जंग उन्होंने छेड़ी। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस जंग के बीच में क्या हुआ, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, एक समझौता साइन किया। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। कहाँ पे, इलाहाबाद में हुआ, तो उसका नाम ही पड़ गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एंड उन्होंने उसमें क्या ये समझौता किया, दे विल कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस। इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड इन बंगाल। अब क्योंकि इंडियन के जो राजा महाराजा वो ही साथ नहीं थे, उनके बीच में ही उन्होंने फूट डाली थी और उनके बीच में लालच देकर उनको, तो इस वजह से ब्रिटिशरों का बड़ा फायदा हो गया। एंड इस तरह से ब्रिटिशरों का बंगाल में पूरी तरह अपना हक जम गया। ओके, नाउ हम आज यहाँ तक बंद करेंगे। अगले लेसन में हम लोग ये जो कंप्लीट करेंगे ये पार्ट 3 में, एंड फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ना हो कि हम बार बार सारे नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं और सारे लेसन्स हमारे हुए हैं और आपकी नोटबुक्स और होमवर्क यहाँ तक नहीं आई है मेरे तक, ठीक है। क्योंकि एक बार स्कूल शुरू हुआ फिर आपको टाइम नहीं मिलना है। और हमारे ऑनलाइन अभी थोड़े दिन, एक बार ये पोर्शन हुआ तो ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, तो प्लीज उसकी तैयारी बेटर है कि आप अभी से शुरू करो। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ आज यहाँ तक हम बंद करते हैं।